राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो एवरीबॉडी, बिग गोल मेकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। यूपीएससी, जेपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हमारे साथ बने रहिए और करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से समझिए एंड एग्जाम्स क्रैक कीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ही मिनटों में सारे इंपॉर्टेंट खबरों से परिचित करवा दूंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स बताते नहीं हैं, समझाते हैं। अब तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो आज का समाचार है वो बहुत इंपॉर्टेंट समाचार है कि प्रधानमंत्री जी ने 54 दिन में 5वें बार देश को संबोधित किया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में बदलाव के संकेत भी दिए हैं। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं क्या है ये पूरा न्यूज़ जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के चौथे चरण की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा और 18 मई के पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भी इस न्यूज़ को दिखाया गया है कि कठोर सुधारों की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में 20 लाख करोड़ के पैकेज की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। पैकेज में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक द्वारा पहले की कई गई घोषणाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पैकेज से कारोबार और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में कई कदम उठाए जाएंगे। यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगा। इसमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ सब शामिल होगा। इसी प्रकार उन्होंने आगे बताया है कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन था। आज देश में हर रोज 2 लाख पीपीई किट और उसी मात्रा में N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने 5 सूत्र दिए हैं। तो पहला सूत्र जो है वो अर्थव्यवस्था का है। बोला गया है उन्होंने उन्होंने ये बोला कि ऐसी इकोनॉमी ज़रूरी है जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लगाए। दूसरा उन्होंने डेमोग्राफी के बारे में बताया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की डेमोग्राफी आत्मनिर्भरता के लिए ऊर्जा का स्रोत है। तीसरा उन्होंने बुनियादी ढांचा के बारे में ये बताया कि ऐसा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। आपूर्ति श्रृंखला के बारे में उन्होंने बताया कि इसका चक्र और इसकी ताकत का इस्तेमाल किए जाने की ज़रूरत है। फिर सिस्टम के लिए उन्होंने ये बताया कि सक्षम भारत के लिए ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति पर नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी की तकनीक संचालित व्यवस्था पर आधारित हो। देश की आशाओं और लक्ष्यों पर खरा उतरने वाली व्यवस्था मौजूद समय की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आगे हमारा जो नेक्स्ट समाचार है वो ये है। तो वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा। तो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 7 मई से 12 मई के बीच 5 दिन में 6037 भारतीय एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 31 उड़ानों से स्वदेश लौटे। सरकार 7 मई से वंदे भारत मिशन का संचालन कर रही है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा। एयर इंडिया 12 देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया के लिए कुल 64 यानी 64 उड़ानों का संचालन कर रही है। इनमें एयर इंडिया की 42 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 24 उड़ानें शामिल हैं। इस मिशन के दौरान प्रत्येक कार्य को करते समय सरकार और डीजीसीए द्वारा निर्धारित सुरक्षा और स्वच्छता प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाता है। नागर विमानन मंत्रालय, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण और एयर इंडिया ने इन संवेदनशील चिकित्सा निकासी मिशनों में यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक और सावधानी बरती जाती है। तो 22 तक यह अभियान चलने वाला है। वंदे भारत मिशन के तहत दूसरे देशों में भारतीय नागरिकों को लाने का दूसरा चरण 16 से 22 तारीख तक चलाया जाएगा। इसमें 31 देशों के नागरिक विदेशों से भारत लाए जाएंगे। इस अभियान के लिए 149 उड़ान का इस्तेमाल होगा। हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने 12 राज्यों में की रायशुमारी। लॉकडाउन से कंपनियों के साथ स्वरोजगार भी ठप पड़ा, रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया है। तो चिंताजनक बात यह है कि देश भर में अब तक 70% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जी हाँ, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे में देश में रोजगार के मोर्चे पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पता चला है कि 2/3 से ज़्यादा लोगों के पास रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया है। वहीं जिन लोगों के पास रोजगार बचा है उनकी कमाई में भारी कमी आई है। आलम यह है कि आधे से ज़्यादा घरों में कुल कमाई के से हफ्ते भर का
ज़रूरी सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ बड़ी कंपनियों में कामकाज ठप हुआ है, बल्कि उसके सहारे चल रहे स्वरोजगार के तमाम धंधे भी बंद होते जा रहे हैं। यह चिंता की ज़्यादा बड़ी वजह है। तो शहरों में क्या हालत है, देखिए शहर जो क्षेत्र हैं में स्थिति सबसे खराब है। ठीक है, स्थिति वहाँ की जो सबसे खराब है, हर 10 में से 8 लोग रोजगार छीन गया है, यानी 80% लोग बेरोजगार हो गए हैं। गाँव में भी हालत ठीक नहीं है। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का आंकड़ा शहरों से थोड़ा कम है। यहाँ लगभग 57% यानी हर 10 में से 6 लोग प्रभावित हुए हैं। तो गैर कृषि क्षेत्र में कमाई 90% घटी है। सर्वे से ये भी पता चला है कि जिन लोगों के पास रोजगार बचा है उनकी आमदनी प्रभावित हुई है। गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वालों की आमदनी 90% घटी है। जहां वे पहले हर हफ्ते औसतन 2,240 रुपये कमा लेते थे, अब महज कमाई 218 रुपये रह गई है। जो दिहाड़ी कामगार फरवरी महीने में हर हफ्ते 940 रुपये कमा लेता था, उसकी आमदनी करीब आधी हो गई है। तो सुझाव ये दिया गया है कि 6 माह का अब राशन मिलेगा। तो सर्वे के में सुझाव ये दिया गया है कि सभी ज़रूरतमंदों को कम से कम अगले 6 महीने तक मुफ्त राशन का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। साथ ही ग्रामीण इलाकों में मनरेगा का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वहाँ रह रहे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी ने ज़रूरतमंदों की पहचान कर उनके खाते में कम से कम 2 महीने 7-7 हज़ार रुपये डालने का इंतजाम करने की सलाह दी है। इसी प्रकार जो मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये कहा है कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर जो है वो बहुत ही सुधरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, आइए देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। विस्तार में पढ़ेंगे इस समाचार को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारी मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। देश में आज मृत्यु दर लगभग 3.2% है। कई राज्यों में यह दर इससे भी अधिक है। वहीं वैश्विक मृत्यु दर करीब 7% है। स्वास्थ्य मंत्री ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने बताया कि देश में मरीजों के ठीक होने की दर हर दिन सुधार देखा जा रहा है। आज ये लगभग 31.70% है। उन्होंने बताया कि देश में इलाज के बाद 22,455 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों के प्रबंधन की समीक्षा करते हुए हर्षवर्धन ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से कहा कि ये वापस आए सभी लोगों की निगरानी, जांच, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की तलाश और समय पर उपचार को प्राथमिकता दें। चलिए, इसी प्रकार उन्होंने और ये लास्ट में ये बात कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये कहा है कि बेहतर निगरानी के लिए वापस आए सभी लोगों का आरोग्य सेतु ऐप का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल होना चाहिए। तो ऑनलाइन नेशनल वुशु चैंपियनशिप 15 मई से होने वाली है। ठीक है, आज शाम तक पंजीकरण कराना होगा। भाग लेने के लिए सभी इकाइयों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है। बुधवार की शाम तक फॉर्म जमा किया जा सकेगा। झारखंड वुशु एसोसिएशन के अध्यक्ष चंचल भट्टाचार्य ने ये बताया कि खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट के साथ मास्क, सैनिटाइजर दिया जाएगा। उन्हें बताया कि संघ ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराकर अपनी टीम तैयार कर ली है। इस प्रकार ऑनलाइन नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन 15 मई से 18 मई तक किया जाएगा। प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों के तकरीबन 700 खिलाड़ी भाग लेंगे। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ सुहेल अहमद ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन जूम ऐप के माध्यम से होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। खिलाड़ियों को ताउलू इवेंट करना होगा, जिसे वे अपने घर में, कमरे में या खुली जगह में कर सकते हैं। प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर और सीनियर तीनों वर्ग में होगी। उन्होंने बताया कि इसलिए तकनीक समिति का गठन कर लिया गया है जो अपना निर्णय ऑनलाइन करेगी। तो इसी प्रकार रग्बी इंडिया ने भी प्रारंभ की है ऑनलाइन ट्राई सीरीज। रग्बी इंडिया ने आईपीएल की तर्ज पर ऑनलाइन ट्राई सीरीज का शुरुआत किया है। रग्बी इंडिया लिंक पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर यह ट्राई सीरीज आयोजित की जा रही है। सोमवार को शुरू हुई इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को झारखंड हॉक्स का सामना मुंबई जिमखाना टीम से हुआ, जिसमें ऑनलाइन वोटिंग के जरिए विजेताओं का चयन किया गया। 24 घंटे तक लोग अपनी टीम के लिए वोट करते रहे। झारखंड और मुंबई के लिए वोटिंग दिन के 1 बजे से शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें 32 टीमें भाग ले रही हैं और 14 दिनों में इन टीमों के बीच कुल 80 मैच खेले जाएंगे। तो अंतिम में हम लोग एक लास्ट खबर को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि और भी विभिन्न जो देश है जहां पर बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी कोरोना कारण, तो वहां पर कैसे
अभी स्थिति चल रही है। तो ब्रिटेन में काम पर जाने के लिए छूट दे दिया गया है। ब्रिटेन में लोग घरों के बाहर पार्क में घूमने जा सकते हैं। काम पर जाने के लिए साइकिल या पैदल जाना होगा। 1 जून से सभी दुकानों और प्राइमरी स्कूल खुल सकेंगे। 1 जुलाई के बाद से टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर से शुरू किया जाएगा। स्पेन में क्या हालत है, आइए देखते हैं। तो स्पेन संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर दूसरा सर्वाधिक प्रभावित देश है। 26 मई से सिनेमाघरों को 30% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। यहाँ पर सितंबर में स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। 10 जून से यहाँ पर बार और रेस्टोरेंट को पूरी तरह से खोलने की छूट है। बाहर निकलने और आवाजाही के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इस दौरान सख्त सामाजिक दूरियों के नियमों का पालन करना जरूरी है। आइए देखते हैं फ्रांस में क्या हालत है। तो 11 मई से फ्रांस ने किसी भी सरकार की यात्रा के लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं है। 3 सप्ताह के बाद फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी और घर से 100 किलोमीटर तक के दायरे के में कार से यात्रा की अनुमति नहीं है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल में 11 मई के बाद फिर से खुल सकते हैं। जर्मनी में देखिए क्या हालत है। तो जर्मनी में दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन में छूट का निर्धारण अब राज्य अपने अनुसार तय करेंगे। सभी प्रकार की दुकानों को अब फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। कंपनियां, कार डीलरशिप, शोरूम, बुक शॉप, पुस्तकालय खुले रहेंगे। लाइब्रेरियां खुली रहेंगी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल आंशिक रूप से फिर से खोल दिए जाएंगे। बंद दरवाजे के पीछे यूरोपीय लीग फुटबॉल मैच फिर से शुरू हो रहे हैं और राज्य में स्थिति बिगड़ती दिखाई देगी तो वहां पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेंगे। तो आइए सबसे ज़्यादा जहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को 1000 वेंटिलेटर दिए हैं। इनकी कीमत $14 मिलियन है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दक्षिण अफ्रीकी सरकार के साथ इन उपकरणों का वितरण करेगी। दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि ये वेंटिलेटर अमेरिकी उदारता का उदाहरण है। पोलैंड में देखिए क्या स्थिति है। तो पोलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी खदान क्षेत्र सिलेशिया में लॉकडाउन के प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय खदान कर्मियों और उनके परिवारों के जांच की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। यहाँ 15,000 कर्मियों की जांच होगी। इटली में देख लेते हैं क्या हालत है। तो इटली का जो एरिया है, इटली ने घर से 200 मीटर तक चलने या व्यायाम करने के लिए छूट दी है। एक्सरसाइज करने के लिए छूट दी है। मई की शुरुआत से लोग रिश्तेदारों से मिलने के लिए लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकेंगे। 18 मई को संग्रहालय और पुस्तकालय के साथ ही दुकानों में फिर से ताले खुलेंगे। सामूहिक खेलकूद प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 मई से शुरू किए जा सकेंगे और अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 15 लोग शामिल हो सकते हैं और बच्चों के जो स्कूल हैं वह सितंबर से खुल सकेंगे। तो आइए अंतिम में जान लेते हैं कि प्रमुख देशों में मृत्यु दर कितनी है। तो भारत की जो मृत्यु दर है वो है 3.24%। जापान में है 0.4% और अमेरिका में है 5.90%। स्पेन में है 9.97%। चीन में है 5.58% और ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा है जो कि है 14.37%। इसी प्रकार आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन था वो समाप्त होता है। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो रोज़ देखने हैं जिससे आपको जितने भी जो न्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उससे आपको परिचित करवा दूं मैं, तो आप एक काम कीजिए, आप नीचे जाइए और सब्सक्राइब का रेड बटन आपको दिखाई देगा, उसमें क्लिक कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और किसी बंदे को, किसी आपके दोस्त को इस तरीके के न्यूज़ की, करंट अफेयर्स को ज़रूरत हो तो उन्हें आप शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आपको डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी प्रकार आप तैयारी करते रहिए, आप एक दिन ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।